दोस्तों, आज हम आपको दिल को छू जाने वाले कहानी को सुनाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरी कहानी को सुनना। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे और मासूम बच्चे की, जिसकी माँ 8 साल की उम्र में ही गुजर गई थी और उसकी सौतेली माँ ने इतना मारा और तड़पाया कि बाहर जाने से डरने लगा और औरतों से डर के मारे छिप जाता है और अपनी सौतेली माँ के डर से घर छोड़ दिया और फिर एक दिन वह सब खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप सभी हमारे चैनल आयुषी राठौर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आपका एक लाइक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन लाता है। तो चलिए अब सुनते हैं पूरी कहानी को। रात के 8 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप गिर रही थीं। बिजली कभी कभी चमकती, जैसे आसमान भी किसी दर्द को महसूस कर रहा हो। एक छोटा सा कमरा, जिसमें एक कोने में बिछा हुआ गद्दा था, वहीं लेटा था 8 साल का अरविंद। उसकी आंखें माँ के चेहरे पर टिकी थीं, जो बिस्तर पर लेटी लेटी सांसें गिन रही थीं, जैसे हर सांस अब उसकी आखिरी हो सकती है। अरविंद की माँ की आंखें कमजोर हो चुकी थीं, पर जब भी वो अपने बेटे को देखती, उनमें वही पुराना प्यार, वही ममता छलक जाती। अरविंद धीरे से उसके पास सरक आया। माँ, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन एक डर भी छुपा था जो उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आता था। उसकी माँ ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूं। अरविंद को समझ आ गया था, अब यह थकान वाली बात बस एक बहाना है उसे। पिछले कई हफ्तों से माँ की खांसी दिन ब दिन कम होती, ताकत और उनके बदलते चेहरे का फर्क दिख रहा था, लेकिन उसका मन नहीं मानता था कि कुछ गलत हो सकता है। कैसे मान लेता? वो माँ के बिना तो वो सांस लेना भी नहीं जानता था। रात जब थोड़ी और गहरी हुई, तब माँ ने अरविंद को पास बुलाया, उसका सिर अपनी गोद में रखा और वह लोरी गुनगुनाने लगी, जो अरविंद ने हजारों बार सुनी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अरविंद की आंखें बंद हो रही थीं, पर उसका दिल धड़क रहा था। शायद उसे भी पता था कि यह लोरी उसकी माँ की आखिरी लोरी है। जब सुबह हुई, अरविंद की नींद टूटी तो माँ की गोद अब ठंडी लग रही थी। माँ की आंखें बंद थीं और चेहरा शांत था, बहुत शांत। अरविंद ने झकझोरा, माँ उठो ना, आज स्कूल नहीं जाना, तुम्हारे हाथ से परांठा खाना है। माँ, प्लीज। कमरे में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खिड़की से आती हवा थी जो अब बहुत ठंडी लग रही थी। माँ के जाने के बाद सब कुछ जैसे रुक गया। मोहल्ले की औरतें आईं, किसी ने माथा चूमा, किसी ने दुलारा, किसी ने रोया, लेकिन अरविंद बस एक कोने में बैठा देखता रहा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अब कभी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी, उसकी कॉपी पर साइन नहीं करेगी, उसे डांटेगी भी नहीं। दिन गुजरते गए घर में। अब पहले जैसी खुशबू नहीं थी। माँ की जगह अब एक खालीपन था और जल्द ही वह खालीपन भी भर गया। अरविंद को उस दिन पहली बार लगा कि क्या इंसान इतनी जल्दी किसी को भूल सकता है, या फिर शायद वह कभी याद ही नहीं था। नई माँ का नाम था संध्या। जब पहली बार अरविंद ने उसे देखा तो उसके होठों पर हल्की संध्या थी, पर आंखों में कुछ अजीब सी चमक। अरविंद ने सर झुका लिया और बस धीरे से नमस्ते कहा। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। संध्या ने खाना बनाया, अरविंद को स्कूल भेजा, उसके बालों में तेल भी लगाया, लेकिन वह जो संध्या थी वह जल्द ही गायब हो गई। एक दिन अरविंद ने होमवर्क ठीक से नहीं किया तो संध्या ने उसका कान खींचते हुए कहा, तेरे जैसे बच्चे माँ बाप के सिर का दर्द होते हैं। अरविंद कुछ समझ नहीं पाया। ये वही औरत है जिसने उसे प्यार से माथा सहलाया था, या कोई और? धीरे धीरे बात सिर्फ डांट तक नहीं रही, अब थप्पड़ पड़ने लगे थे, बिल्कुल बिना वजह। कभी पानी गिरा दिया तो झाड़ू से मारा गया, कभी स्कूल से देर हुआ तो भूखा सुला दिया गया। अरविंद अब स्कूल जाना चाहता था, पर घर वापस नहीं आना चाहता था। स्कूल से लौटते हुए बारिश हो रही थी। अरविंद की यूनिफॉर्म गीली थी, बस्ता भी भीग गया था। जब घर पहुंचा तो संध्या ने दरवाजा खोला और पहली ही नजर में तमतमा उठी। कपड़े क्यों गीले कर दिए? कितनी बार कहाँ है? छत के नीचे खड़ा हो जाया कर उसने अरविंद को अंदर घसीटा और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब तो रोना भी कम होता जा रहा था, जैसे शरीर ने भी मान लिया था
कि अब यही उसकी जिंदगी है। उस रात उसने तकिए के नीचे माँ की तस्वीर निकाली जो उसने चुपके से बचाकर रखी थी। तस्वीर पर एक बूंद गिरी। शायद आंसू नहीं, माँ की याद थी। अरविंद ने बुदबुदाकर कहा, माँ तुम क्यों चली गई? मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं तो अब भी वैसा ही हूं, मासूम और डरा हुआ। अब वहां सिर्फ एक छत थी, नीचे डर था, दीवारों पर गुस्सा था और कमरे में एक परछाई थी जो माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। और यह सिर्फ एक बच्चा समझ रहा था, कोई और नहीं। माँ के जाने के बाद अरविंद के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो 8 साल का मासूम बच्चा जो कभी माँ की गोद में खिलखिलाता था, अब चुपचाप दीवारों को घूरता रहता था। उसके कमरे की खिड़की से अब धूप नहीं आती थी, या शायद आती थी, पर वह महसूस नहीं करता था। माँ के जाने के बाद वह हर चीज से डरने लगा था, यहां तक कि अपनी परछाई से भी। पापा ने माँ के जाने के 3 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। मोहल्ले वालों ने कुछ नहीं कहा, सबने यही समझा कि घर में औरत की जरूरत है, बच्चा छोटा है, किसी को तो देखभाल करनी होगी। लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि उस औरत के साथ क्या आ रहा है। उसका नाम था संध्या। बाहर से देखने पर सुंदर, सलीकेदार और समझदार, लेकिन अंदर से ठंडी, कठोर और नफरत से भरी हुई। अरविंद ने पहली बार जब उसे देखा तो उसे माँ की याद आई। एक पल को लगा कि शायद अब फिर से कोई उसके सिर पर हाथ फेरेगा, उसे थपकी देकर सुलाएगा। लेकिन वो ख्याल ज्यादा देर नहीं टिक पाया। शादी के तीसरे ही दिन संध्या ने अरविंद को पास बुलाया और बोली, इधर आ, तेरे लिए दूध रखा है, पी ले, लेकिन ध्यान रहे कोई उधम नहीं करना। अब ये घर जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। अरविंद डरते हुए दूध पी गया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या अब भी मुझे माँ जैसा प्यार मिलेगा? जवाब मिला नहीं। धीरे धीरे संध्या का असली चेहरा सामने आने लगा। जब पापा घर पर होते तब सब ठीक रहता, लेकिन पापा के जाते ही संध्या का चेहरा बदल जाता। वो छोटी छोटी बातों पर अरविंद पर चिल्लाने लगती, उसे झिड़कती, ताना मारती, कभी कभी खाना नहीं देती, बोलती, जब तक स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा। और अगर गलती से कोई अक्षर भी गलत हो जाता तो उसके हाथ पर थाली मार देती। अरविंद को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसे अब माँ की ममता नहीं मिल रही। हर रोज वो बिस्तर पर लेटे लेटे माँ की तस्वीर को ताकता और चुपचाप रोता। एक रात तो हद हो गई। अरविंद को बुखार था, पूरा बदन तप रहा था। संध्या को आवाज लगाई, माँ। संध्या किचन में थी, उसने सुना लेकिन अनसुना कर दिया। पापा बाहर गए हुए थे। अरविंद घसीटते हुए अपने बिस्तर से उठा और पानी पीने रसोई में पहुंचा। वहां पहुंचा ही था कि संध्या ने उसे धक्का दे दिया। बोल पड़ी, नौटंकी बंद कर, तुझे कुछ नहीं हुआ, बस बहाना है तेरा ध्यान खींचने का। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से थोड़ा खून भी निकल आया, लेकिन संध्या ने कुछ नहीं किया। उल्टा गुस्से से बोली, ज्यादा ड्रामा किया तो एक थप्पड़ और पड़ेगा। वो रात अरविंद की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसे उस रात पहली बार यह एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई नहीं है। वो एक ऐसा कैदी बन गया था जो अपनी ही दीवारों से डरने लगा था। दिन बीतते गए और संध्या का रवैया और भी कठोर होता चला गया। स्कूल के कपड़े गंदे होने पर बेलन से मारती, कभी जूतों पर धूल लगी हो तो बाथरूम में बंद कर देती। अरविंद का मन धीरे धीरे स्कूल से भी हटने लगा, क्योंकि उसे पता था कि घर लौटते ही एक और सज्जा इंतजार कर रही होगी। एक दिन स्कूल की टीचर ने पूछा, अरविंद क्या बात है बेटा, इतने चुप क्यों हो? अरविंद ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर किसी ने घर पर बता दिया तो और पिटाई होगी। धीरे धीरे अरविंद औरतों से डरने लगा। उसे हर औरत में संध्या का चेहरा दिखता। वो सोचता, शायद सारी माएं ऐसी होती हैं। उसे अब किसी का स्पर्श भी डराने लगा था। कोई टीचर भी उसके सिर पर हाथ फेर देती तो वह पीछे हट जाता। एक बार स्कूल में फैंसी ड्रेस डे था। सब बच्चों को घर से तैयार होकर आना था। अरविंद ने संध्या से कहा, मुझे राजा बनना है। संध्या ने उसकी तरफ देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। राजा तू, पहले नौकर जैसा बर्ताव तो छोड़। उसने अरविंद के हाथ में एक पुरानी सी चादर थमा दी और बोली, यही ओढ़ ले और जाकर राजा बन जा। स्कूल में सब बच्चे हंस पड़े। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब तो रोने की भी आदत सी हो गई थी, बस कहीं कोई देख ना ले। एक शाम अरविंद बगीचे में अकेला बैठा था।
संध्या ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि गलती से दूध गिर गया था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसे पीने नहीं दी गई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, अगर तू होती तो ऐसा नहीं होता। ना आंसू बहते रहे और वो चुपचाप बगीचे के कोने में बैठा रहा। उसके नंगे पैरों में कांटे चुभे थे, लेकिन वो अब इन चुभनों का आदी हो गया था। पड़ोस की एक आंटी, जिन्होंने कई बार संध्या की चिल्लाहट सुनी थी, धीरे से पास आई और बोली, बेटा सब ठीक है। अरविंद कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। झूठ मुस्कुराहट की तरह उसके चेहरे पर चिपक गई थी। वो समझ गया था कि अब किसी से कुछ कहने का मतलब नहीं। सबको अपनी जिंदगी से मतलब है। किसी के पास वक्त नहीं कि एक टूटते हुए बच्चे को समय दे। संध्या ने एक बार कहा था, तेरी सगी माँ होती तो भी तुझसे परेशान हो जाती। तू तो है ही मनहूस। ये बात अरविंद के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वो रोज आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं सच में मनहूस हूं? संध्या ने उसके बाल काट दिए, कहकर, अब से महीने में एक बार ही कटवाएंगे, फालतू खर्चा नहीं होगा। उसने अरविंद के बर्थडे पर भी कुछ नहीं दिया। उल्टा कहा, बर्थडे सिर्फ अच्छे बच्चों के होते हैं। तू नहीं, वो दिन भी ऐसा ही गुजर गया। जैसे बाकी दिन अब अरविंद के चेहरे पर हंसी नहीं होती थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, किसी से आंख नहीं मिलाता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, दर्द की गहराई। उम्र तो 9 की थी, लेकिन आंखों में सैकड़ों सालों की थकावट। उस दिन से जब माँ इस दुनिया को छोड़ गई, उसके दिल में जो खालीपन था वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पर उस खालीपन के साथ जो सबसे बड़ा डर उसके दिल में घुस गया था, वह था उसकी सौतेली माँ का साया। अब वह बच्चा था जो पहले माँ की गोद में सबसे सुरक्षित महसूस करता था। अब वही घर उसकी सबसे बड़ी दहशत बन गया था। सुबह होती तो आंख खुलते ही उसके मन में एक ही ख्याल आता था कि आज क्या सजा मिलेगी। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर चोटों से भरे रहते, लेकिन वह दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके अंदर जो डर बैठ गया था वह उसे चुप रहने और छुपने पर मजबूर करता था। सौतेली माँ का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती थी। वह एक ऐसी औरत थी जो प्यार के बजाय मार और ताड़ना जानती थी। उसका गुस्सा किसी भी बात पर फूट पड़ता था। कभी बाल पकड़कर घसीटना तो कभी इतनी जोर से थप्पड़ मारना कि बच्चे की आंखों में आंसू न रह जाएं। यह उसके लिए आम बात हो गई थी। घर में जब भी वह आती तो लगता जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। हर कोना डर और सन्नाटे से भर जाता। वह बच्चा छुपने की जगह खोजता, लेकिन ऐसा कोई कोना नहीं था जहां वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सके। कई बार तो वह फर्नीचर के पीछे दराज के अंदर तक छिप जाता था ताकि उसकी आवाज किसी तक न पहुंचे। उसकी आवाज दब गई थी, जो कभी मम्मी से ममता की आवाज निकालता था। अब वह खुद को ही डराने लगा था। वह उस औरत के डर से कभी भी घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। स्कूल से लौटते वक्त तो दिल तेजी से धड़कता था, क्योंकि घर जाने का मतलब था फिर से मारपीट और ताड़ना। दिन गुजरते गए और वह बच्चा अकेलेपन के गहरे कुएं में ढंसता गया। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। उसकी आंखों में गहरा उदासी घर कर गई थी। कभी कभी उसे लगता था कि जैसे उसकी सारी खुशियां उसके साथ ही मर गई हैं। माँ के जाने के बाद घर में जो भी था वह सब उसके लिए अब एक दुश्मन की तरह था। उसकी सौतेली माँ की तंग करने वाली हरकतों ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह औरतों से भी डरने लगा। जब कोई महिला घर में आती तो उसकी छवि उसकी सौतेली माँ की याद दिला देती और वह छुप जाता। स्कूल में भी उसका मन कुछ खास नहीं लगता था। वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता था। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे थे, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। कभी कभी वह अपने दिल की बात किसी को बताना चाहता था, पर डरता था कि कहीं उसकी बात घर तक पहुंच ना जाए। उसका मन धीरे धीरे टूट रहा था। वह खुद को किसी ऐसी दुनिया में पाता था जहां न प्यार था न सुरक्षा। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर वह क्या करे। वह बहुत छोटी उम्र में ही इस कड़वी हकीकत को देख चुका था कि घर भी कोई आशियाना नहीं होता। हर दिन उसकी उम्मीदों की डोर और कमजोर होती जा रही थी। वह सोचता कि कहीं कहीं तो बेहतर होता कि वह कभी जन्म ही ना लेता। उसकी मासूमियत पर चोटें लग चुकी थीं और वह अपने बचपन को खोता जा रहा था, लेकिन मन में एक आवाज थी जो उसे अंदर से कहती थी कि हार मत मान, कुछ अच्छा होगा।
उस आवाज को वह पकड़ना चाहता था, पर डर की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वह खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करता। रातें और भी डरावनी हो गई थीं। घर की चुप्पी में उसकी सांसें तेज हो जातीं और वह छुप जाता था। अपने छोटे से बिस्तर के कोने में उसे नींद भी डराती थी, क्योंकि सपनों में वह अपनी माँ को देखता था और फिर जागते ही वही सच्चाई सामने आ जाती कि माँ नहीं रही। उसका मन एक ऐसे जाल में फंस गया था जिसे तोड़ पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन एक दिन वह फैसला करता है कि या तो वह इस डर से बाहर निकलेगा या कहीं दूर चला जाएगा, जहां उसे कोई तंग ना करे। इस डर के बीच भी वह बच्चा अपने अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा साहस तलाश रहा था। वह जानता था कि अब वक्त आ गया है खुद की आवाज सुनने का और अपनी ताकत का एहसास करने का। उसका डर अब धीरे धीरे एक आग में बदल रहा था जो उसे झकझोरने लगी थी। क्या वह उस आग को अपने अंदर बुझा पाएगा या यह आग उसे पूरी तरह जला देगी? यही सवाल उसके दिल में लगातार उठते रहते थे और उसका सफर अब एक नई दिशा लेने वाला था। उस सुबह सूरज की पहली किरणें जब झरोखे से कमरे में आईं, तब अरमान की आंखें कुछ देर के लिए खुलीं। बाहर पक्षियों की चहचहाट थी, लेकिन अरमान के मन में कहीं एक अजीब सी खामोशी थी। उसके दिल में डर और उलझन के साथ साथ एक उम्मीद भी जाग रही थी। स्कूल जाना था, लेकिन स्कूल जाना अब उसके लिए सिर्फ किताबें पढ़ने का मौका नहीं रहा था। स्कूल मतलब अब बचपन की थोड़ी बहुत राहत, थोड़ी बहुत दोस्ती और शायद अपनी एक नई दुनिया। जब अरमान ने अपना बैग उठाया और मांगे जाने वाली किताबें एक एक करके रखीं, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वह जानता था कि घर लौटते वक्त सौतेली माँ का गुस्सा, डांट फटकार और मारपीट फिर से इंतजार कर रही होगी। लेकिन स्कूल में कम से कम उसे कुछ पल के लिए तो चैन मिलता था। स्कूल पहुंचते ही अरमान की नजरें उस पुराने मैदान पर पड़ीं जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वह भी उनके साथ खेलने का मन करता था, लेकिन डर के कारण वह कदम पीछे खींच लेता था। उसकी दोस्ती तो स्कूल में भी थोड़ी दूर दूर तक थी। कुछ बच्चे उसे देखते ही सड़ जाते, कुछ उसे चिढ़ाते और कुछ उसकी हालत पर हंसते। लेकिन इसी भीड़ में एक लड़का था जो अरमान से अलग था। उसका नाम समीर था। समीर के चेहरे पर हमेशा संध्या रहती थी और उसकी आंखों में कोई ऐसी चमक थी जो अरमान को अंदर से कुछ ताकत देती थी। एक दिन जब अरमान स्कूल के बगीचे में अकेला बैठा था, तब समीर ने उसके पास आकर कहा, तुम क्यों अकेले बैठे हो? चलो मेरे साथ खेलो। अरमान के दिल में डर था, पर उसकी बात में एक अपनापन भी था। उसने धीरे धीरे समीर के साथ खेलने की हिम्मत जुटाई। समीर ने अरमान से कहा कि स्कूल में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे अरमान की हिम्मत बढ़ने लगी। समीर ने उसे स्कूल के हर कोने से परिचित कराया। उसकी दोस्ती अरमान के लिए उस नए दुनिया की पहली संध्या थी, जहां उसे माना गया, सुना गया और सबसे जरूरी बात, उसे दोस्त माना गया। समीर ने अरमान को समझाया कि अगर कभी घर में कोई परेशानी हो तो उसे किसी भरोसेमंद टीचर या स्कूल के हेडमास्टर से बात करनी चाहिए। अरमान के मन में यह बात एक उम्मीद की तरह जगी। स्कूल में पढ़ाई में भी अरमान ने मन लगाना शुरू किया। वह जानता था कि यह किताबें ही उसकी दुनिया बदल सकती हैं। रोज पढ़ाई के बाद जब वह घर लौटता तो सौतेली माँ का गुस्सा पहले से ज्यादा तीखा लगता, लेकिन समीर की दोस्ती उसे संभाले रखती। एक दिन स्कूल में समीर ने अरमान से कहा, चलो कल हमारे घर चलो, मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। अरमान के दिल में फिर उसे एक डर और उत्सुकता का मिश्रण था, पर उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन समीर के घर गया। समीर के घर में सब लोग बहुत प्यार से मिले। उनकी मम्मी ने अरमान को गले लगाया और उसकी बातें ध्यान से सुनी। उस दिन अरमान ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी शर्त के प्यार कर सकते हैं। पर घर लौटते वक्त अरमान का दिल भारी था। उसे पता था कि वह फिर से उस डर और तड़प की दुनिया में लौट रहा था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई ताकत आई थी, उम्मीद और दोस्ती। समय के साथ अरमान ने स्कूल में अपनी पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और समीर की दोस्ती के सहारे अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा संभालना सीखा। लेकिन घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता गया। सौतेली माँ के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया जब वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने अरमान को जोर से पीटा।
अरमान के मन में दर्द था, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। समीर ने जब यह सब सुना तो उसने अपने माता पिता से बात की और स्कूल में हेडमास्टर को भी बताया। स्कूल ने अरमान की मदद करने की कोशिश शुरू कर दी। अरमान के दिल में अब एक सवाल था, क्या वह इस घर में कभी सुरक्षित रह पाएगा? क्या उसे अपनी जिंदगी के लिए कोई रास्ता खोजना पड़ेगा? स्कूल की यह दोस्ती और उम्मीद ने अरमान को जीवन के नए रास्ते दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन घर की सच्चाई ने उसकी हिम्मत को बार बार तोड़ा भी। यहां तक कि एक दिन उसने अपने मन से तय कर लिया कि या तो वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा या फिर इस दर्द से भाग जाएगा। शाम के करीब 5 बज रहे थे। सूरज अब धीरे धीरे नीचे सरक रहा था और उसकी किरणें खिड़की के टूटे शीशे से आर पार हो रही थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ होने वाला हो। कमरे में चुप्पी इतनी भारी थी कि घड़ी की टिक टिक भी किसी बम की तरह सुनाई दे रही थी। अरविंद को आज फिर बिना किसी गलती के मार पड़ी थी। वजह बस इतना कि उसने दूध गिरा दिया था। सौतेली माँ ने चाय बनाते वक्त जब देखा कि डिब्बे में दूध कम है तो अरविंद पर टूट पड़ी। थप्पड़ों की गूंज, उसके रोने की आवाज और फिर वो चीख, सब हर रोज की तरह दोहराया गया। सीन था, लेकिन आज एक फर्क था। आज उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर डर से ज्यादा सोच थी। उसके दिमाग में पहली बार एक ख्याल ठहर गया था, क्या मैं यहां से भाग सकता हूं? वो बिस्तर पर बैठा था, आंखें छत की ओर। उसका मन बहुत हल्का भी लग रहा था और बहुत भारी भी। हल्का इसलिए कि अब कुछ टूट चुका था, शायद डर, और भारी इसलिए कि अब कुछ करने का फैसला लेना बाकी था। उसे याद आया कि पिछली रात उसने सपना देखा था। माँ आई थी वहीं, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने अरविंद से कहा था, बेटा डर मत, मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पर है। जागते ही उसकी आंखें भीग गई थीं, लेकिन मन में कुछ अजीब सी गर्माहट थी। शायद माँ का प्यार अब भी कहीं आसपास था। अरविंद ने चुपचाप स्कूल बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े डाले, माँ की एक पुरानी तस्वीर रखी जो हमेशा उसके तकिए के नीचे रहती थी, और कुछ पैसे जो उसने छुपाकर जमा किए थे। कुल मिलाकर 60 रुपये। किसी बच्चे के लिए यह पूरी दुनिया खरीदने जितनी बड़ी रकम थी। वो कमरे से निकलने ही वाला था कि उसे पांव में दर्द महसूस हुआ। आज जब सौतेली माँ ने बेलन से मारा था तो एड़ी पर चोट आई थी, लेकिन अब वह दर्द भी जैसे पीछे छूट रहा था, क्योंकि मन में डर से बड़ा एक और एहसास था। आजादी की चाह नीचे सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज देगा, पकड़ लेगा, रोक लेगा, लेकिन सब कुछ शांत था। शायद पहली बार किस्मत भी उसके साथ चल रही थी। बाहर की हवा में एक अलग ही खुशबू थी, खुलेपन की। मोहल्ले की गलियों में अब वो डर नहीं था जो घर की दीवारों में कैद था। वो बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। उसके पैर खुद ब खुद रास्ता चुनते जा रहे थे। कुछ ही देर में वो बस स्टॉप पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस यह पता था कि अब वापस नहीं जाना। स्टॉप पर कुछ लोग थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को जितना मुमकिन हो उतना बड़ा दिखाने की कोशिश की। भीड़ में गुम हो जाना उसके लिए उस वक्त सबसे सुरक्षित था। पहली जो बस आई वो बैठ गया। कंडक्टर ने पैसे मांगे तो उसने झूठ बोल दिया, अंकल घर भूल गया हूं। कंडक्टर ने उसे तिरछी नजर से देखा, पर फिर उसे कुछ नहीं कहा। शायद उसने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया था, वो दर्द जो कहानियों में नहीं हकीकत में होता है। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए अरविंद को ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके लिए नई हो गई है। गाड़ियां, लोग, चाय की दुकानें, बच्चे हंसते हुए, यह सब कुछ वो पहली बार देख रहा था, उस नज़र से जो आज़ाद थी, लेकिन उस आज़ादी में डर भी था। अब कोई रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, और कोई पूछने वाला भी नहीं था कि तू ठीक है या नहीं। बस से उतरकर वह एक रेलवे स्टेशन के पास आ गया। अंधेरा हो चला था और प्लेटफार्म पर लोग कम हो गए थे। अरविंद ने एक कोना ढूंढा और वहीं बैठ गया। आसमान की ओर देखा। माँ, तू देख रही है ना, मैं डर नहीं रहा। आज उसने अपना बैग गले से लगाकर सीने से चिपका लिया। पेट में बहुत तेज भूख थी, लेकिन डर के बाद यह भूख कुछ नहीं थी। पास से एक आदमी गुजरा जो समोसे खा रहा था। उसकी नज़र अरविंद पर पड़ी। बच्चा है, भूखा है, उसने शायद सोच लिया। अरे बेटा, कुछ खाएगा? अरविंद ने गर्दन हिलाई। हाँ में उस आदमी ने एक समोसा और थमा दिया। बिना कुछ कहे अरविंद ने खाने की शुरुआत की।
शायद कई दिनों बाद उसे खाना सच में स्वादिष्ट लगा था। उस रात उसने वहीं सोने का फैसला किया। प्लेटफॉर्म की ठंडी सीमेंट की जमीन पर लेटे हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। पहली बार उसे लगा शायद अब कुछ बदल सकता है। रात के किसी कोने में उसकी आंख लग गई। सपने में माँ फिर आई। इस बार उसने अरविंद के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। अरविंद ने नींद में ही कहा, माँ, अब मैं डरता नहीं। रात के करीब 2 बजे थे। शहर के उस हिस्से में सन्नाटा था जहां दिन में भी लोग जल्दी नहीं रुकते। वही गली, वही पुरानी टूटी सड़क, लेकिन आज सब कुछ अलग था। वो छोटा बच्चा अर्जुन, जिसने कुछ घंटे पहले ही अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था, अब एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, ठंड से, और डर वो तो अब भी दिल में था। बस चुपचाप बैठा था। कोई पूछे, ये डर किसका है? अर्जुन तो शायद वो जवाब ना दे पाए, पर दिल के अंदर एक चीख थी उस औरत की जो खुद को उसकी माँ कहती थी, लेकिन उसके लिए वो नाम अब नफरत से भरा था। सौतेली माँ की मार गालियां, वो बंद दरवाज़ा और वो रातें जो ना खत्म होती थीं ना कटती थीं। सड़क पर पहली रात किसी के लिए आसान नहीं होती, और अर्जुन तो अभी 10 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। उसके पास ना चादर थी, ना खाना, ना कोई बात करने वाला। सिर्फ एक पुराना सा स्कूल बैग था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े और एक फोटो रखी थी, अपनी असली माँ की। वही माँ जो अब सिर्फ यादों में थी, पर अर्जुन के लिए अब भी दुनिया की सबसे प्यारी चीज। उसे भूख लगी थी, पर खाना कहाँ से आता? और फिर क्या वो खाना मांग सकता था? किससे कौन यकीन करता? एक गंदे अकेले कांपते बच्चे की कहानी पर थोड़ी ही देर में आसपास कुछ कुत्ते आ गए। अर्जुन ने अपने बैग को सीने से चिपका लिया। वो डरा नहीं, बस और ज्यादा अकेला महसूस किया। शायद इस शहर में इंसान से ज्यादा वफादार यह जानवर होते हैं। उसने सोचा। सुबह की पहली किरणें आईं तो अर्जुन अब भी उसी कोने में बैठा था। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें थकी हुईं, लेकिन उठना जरूरी था, क्योंकि सड़क पर कोई रुके तो ठीक पर दिखे तो नहीं। भीख मांगना कोई चाहकर नहीं करता, मजबूरी करवाती है, और अर्जुन अब मजबूरी में था। उस दिन पहली बार उसने स्टेशन की ओर रुख किया। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, और कई बच्चे जो उससे उम्र में भी छोटे थे कुछ बेचते हुए दिखे। गुब्बारे, खिलौने, रबर बैंड। अर्जुन को लगा, ये सब तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन कैसे शुरू करूं? वो कुछ देर एक दीवार के सहारे बैठा रहा, जब एक और बच्चा उसके पास आया। लंबा पतला, झूलसे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी समझदारी। नाम था चिंटू। उसने अर्जुन से पूछा, कहाँ से आया बे? अर्जुन चुप रहा। चिंटू मुस्कुराया, नया है ना? तू चल, भूखा होगा मेरे पास, थोड़ी पूरी है, खा ले अर्जुन के लिए। वो पहली बार था जब किसी ने बिना कुछ लिए उसे कुछ दिया। भूख और इंसानियत दोनों का स्वाद एक साथ मिला। उस दिन चिंटू उसे अपने जैसे कुछ और बच्चों के पास ले गया, जो स्टेशन के पास ही एक पुरानी बस के नीचे रहते थे। कोई 8 साल का था, कोई 13 का। सबके अपने दुख थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। वो जीना जानते थे। जैसे भी हो, रात को सबने मिलकर एक छोटी सी आग जलाई। अर्जुन को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह घर से बाहर है, और जिन बच्चों को पहले वो गलियों में देखकर डरता था, अब उन्हीं के साथ बैठा है। उस रात पहली बार उसने खुलकर सोचा, क्या अब यहीं रहना होगा? हमेशा क्या? कभी कोई ढंग की जिंदगी मिलेगी? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे सुबह से पहले नहीं मिले। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। अर्जुन ने सड़कों पर जीना सीख लिया था। कौन से ढाबे से बचे खुचे खाने मिलते हैं, किस पुलिस वाले से दूर रहना है, कौन दुकानदार खाना देने के बदले झाड़ू लगवा लेता है। ये उसका नया स्कूल था। जिंदगी की क्लास, बिना टीचर के, बिना घंटी के, लेकिन हर दिन कोई नया सबक। एक दिन चिंटू उसे एक एनजीओ के गेट तक ले गया। बोला, देख, अंदर जाना, अच्छे लोग हैं, खाना देते हैं, पढ़ाते हैं भी। अर्जुन डर गया। फिर किसी और माँ से मिलने का मन नहीं था। अब वो पीछे हट गया। लेकिन उस दिन एक और चीज हुई। एनजीओ से एक औरत निकली, सादे कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो अर्जुन को पहली बार उसके माँ की आंखों जैसा लगा। उस औरत ने कुछ नहीं पूछा, बस एक प्लेट में खाना बढ़ा दिया और मुस्कुराई। अर्जुन ने कांपते हाथों से खाना लिया और पहली बार किसी अजनबी की संध्या पर रो पड़ा। बिना किसी सवाल के, बिना किसी मार के, सिर्फ एक संध्या ने उसकी सारी दीवारें तोड़ दीं।
उस दिन अर्जुन को समझ आया, सड़कों पर सिर्फ डर नहीं होता, अगर किस्मत साथ दे तो थोड़ा प्यार भी मिल सकता है। रात को जब वो बाकी बच्चों के साथ बैठा तो पहली बार उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी यहां से शुरू हो रही है। शायद अगले कुछ दिन अर्जुन रोज उस एनजीओ के बाहर बैठा करता। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन दूर से देखता वो औरत कैसे बच्चों को खाना देती, उनके बाल संभालती और उन्हें हंसाते हुए पढ़ाती। अर्जुन को उसमें कहीं अपनी माँ दिखती, लेकिन दिल अब भी डरता था। फिर एक दिन वो औरत सीधी उसके पास आई और बोली, तुम्हें नाम क्या है? अर्जुन ने नजरें नीचे कर लीं। कुछ नहीं, बस अर्जुन और घर घर नहीं है। अब वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से उसका सिर सहलाया। अगर चाहो तो यहां आ सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। किसी ने इतने सालों में पहली बार उसके नाम को इस तरह सुकून से पुकारा था। अर्जुन उस दिन एनजीओ के अंदर गया। पहल पहल सब नया लगा। सफेद दीवारें, किताबों की खुशबू, बच्चों की हंसी और कोई मार नहीं। उसे कमरा दिया गया, एक बिस्तर, साफ कपड़े और गर्म खाना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके लिए है। धीरे धीरे वह वहां के माहौल में ढलने लगा। बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, खेलने जाना और सबसे जरूरी डर के बिना सो जाना। हाँ, कभी कभी पुराने सपने आते, सौतेली माँ की चीखें, उसके हाथ की मार। लेकिन अब उसके पास जवाब में चुप्पी नहीं थी। अब वो खुद से कह पाता था, अब मैं वहां नहीं हूं। उस एनजीओ की उस औरत का नाम था रमा दीदी। उसने अर्जुन के जीवन की सबसे पहली हीलिंग शुरू की। वो बहुत कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब अर्जुन खाना नहीं खाता तो बिना कहे उसके पास बैठ जाती। जब उसकी आंखें नम होतीं तो बिना सवाल किए उसके सिर पर हाथ रखती। अर्जुन को एहसास हुआ कि कभी कभी लोग बिना खून के भी अपने हो सकते हैं। रमा दीदी ने ही एक दिन उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जिनकी कहानियां दुनिया नहीं सुनती। अगर तुम चाहो तो धीरे धीरे अपनी कहानी बता सकते हो, जब तुम तैयार हो। अर्जुन ने सिर हिला दिया और पहली बार उसने कागज पर अपनी माँ की वो लोरी लिखी जो वो मरने से पहले गुनगुनाया करती थी। वो शब्द अब भी उसके जहन में थे। ममतामय, गर्म और अपनेपन से भरे वो लोरी एनजीओ के नोटिस बोर्ड पर लगी और जिसने भी पढ़ा, रुका कई बच्चों की आंखें भर आईं। रमा दीदी ने उससे पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? अर्जुन ने बहुत देर तक सोचा, फिर बोला, मैं ऐसा कोई बनना चाहता हूं जिससे कोई बच्चा यह ना कहे कि मेरा घर नहीं है। उसके उस जवाब में वो सब दर्द, मजबूरी और सपना था जो उसकी जिंदगी की जड़ बन चुका था। वक्त बीता। अर्जुन ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वो जानता था कि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। बाकी बच्चे खेलते तो वो लिखता अपनी कहानी, अपनी माँ के बारे में, उस सौतेली माँ के बारे में और उन रातों के बारे में जहां डर ने उसे निगल लिया था। रमा दीदी ने उसकी कहानियां एक लोकल पत्रिका में छपवाना शुरू किया। लोग पढ़ते और सोचते, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बातें। एक दिन एक बड़ा लेखक एनजीओ में आया। वो अर्जुन से मिला, उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों की आवाज बननी चाहिए। समाज में अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आवाज बनूंगा, लेकिन पहले खुद को पूरी तरह जोड़ना है। मैं अब भी टूटा हुआ हूं। यह शब्द किसी बड़े आदमी के नहीं, एक 10-11 साल के बच्चे के थे जिसने जिंदगी को बहुत करीब से छुआ था। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एनजीओ की तरफ से एक प्रोग्राम में बोलने भेजा गया। एक मंच जहां बड़े बड़े लोग बैठे थे। अर्जुन स्टेज पर गया और माइक पकड़ा। वो कांप रहा था, हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं और अपनी माँ की लोरी गुनगुनाई। भीड़ चुप हो गई। फिर वो बोला, मैं अर्जुन हूं, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई जब मैं 8 साल का था। उसके बाद मैंने माँ के नाम पर बहुत कुछ झेला, पर आज मैं जानता हूं कि असली माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो दिल भी देती है मुझे। मेरी रमा दीदी ने दिल से अपनाया और आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, सिर्फ अपनी नहीं। लाखों अर्जुनों की आवाज बनने के लिए भीड़ तालियों से गूंज उठी। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी तकलीफें किसी डायरी तक सीमित नहीं रहीं। अब वो उम्मीद बन चुकी है। अब अर्जुन के पास घर नहीं था, परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी वह अकेला नहीं था। सड़क पर बिताई वो रातें, कुत्तों की हलचल, स्टेशन की धूल, वो बांसी पूड़ी, सब उसकी ताकत बन चुके थे। उसने देखा था
जिंदगी का सबसे काला चेहरा, इसलिए अब हर उजाला उसे अपना लगता था। और यह अर्जुन की जीत नहीं थी, यह हर उस बच्चे की उम्मीद थी जो किसी गली के कोने में छुपा बैठा है, किसी अनजान आंख से डरकर। अर्जुन अब जब भी एनजीओ में किसी नए बच्चे को देखता जो चुपचाप कोने में बैठा होता, तो पास जाता बैठता, मुस्कुराता और कहता, अगर मत तू अकेला नहीं है अर्जुन। अब खुद को हील कर चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो जानता था कि दर्द की स्मृतियां कभी पूरी तरह नहीं जाती, लेकिन अब वो उसे परिभाषित नहीं करती थीं। अब वो उसके शब्द बन गई थी, उसकी पहचान का एक हिस्सा, लेकिन उसकी मंजिल नहीं। देव ने उसे एक नई राह दिखाई थी। अर्जुन ने सोचा नहीं था कि कोई अनजान आदमी जिसके साथ खून का कोई रिश्ता नहीं, एक दिन उसके सबसे गहरे जख्मों को छूकर उन्हें मरहम दे सकता है। वो अब समझ चुका था कि अपना कहने के लिए कोई जन्म देना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है किसी के दर्द को महसूस करना। बिना किसी सवाल के एनजीओ में अब अर्जुन का रोल बदल गया था। वो सिर्फ एक लड़का नहीं था जो वहां पला बढ़ा, अब वो एक उम्मीद था, एक उदाहरण था उन बच्चों के लिए जो डर और गम में अपना नाम तक बोलना भूल जाते थे। रमा दीदी और देव अब उसके दो मजबूत स्तंभ बन चुके थे। एक ने उसे बचपन में थाम लिया था और एक ने किशोरावस्था में उसकी आत्मा को दिशा दी। अर्जुन अब स्कूल से लौटकर सीधा बच्चों के पास जाता, किसी को पढ़ाता, किसी की ड्राइंग देखता, किसी के रोने पर बिना बोले उसके पास बैठ जाता। एक शाम अर्जुन एनजीओ की छत पर बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी और नीचे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। देव उसके पास आया और बैठ गया। अर्जुन चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। देव ने धीरे से कहा, तेरा आसमान बदल गया है बेटा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, पहले सिर्फ अंधेरा दिखता था, अब तारे भी दिखते हैं। देव ने उसकी पीठ थपथपाई, अब तुझे किसी और के लिए तारा बनना है। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सोचता रहा। उसने अब तक जो पाया था वो सब उसकी मेहनत का नहीं था, बल्कि दूसरों की इंसानियत का तोहफा था। और अब वही इंसानियत उसे आगे किसी और की जिंदगी में डालनी थी। अर्जुन ने अगले दिन एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम रखा गया अपना आशियाना। इसमें वो बच्चे जो नए आते थे उन्हें कोई बड़ा बच्चा साथ में रखता, उसका मेंटर बनता, उसका दोस्त, और उसकी ढाल अर्जुन खुद उन बच्चों से रोज मिलकर बैठता, उनके नाम याद रखता, उनके डर सुनता और फिर कहता, तू अब अकेला नहीं है। उसकी यह लाइन अब एनजीओ की पहचान बन चुकी थी। समय के साथ अर्जुन के अंदर एक अलग ही चमक आ गई थी। वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, वो एक कहानी बन गया था जो किसी किताब में नहीं, इंसानों की आंखों में लिखी गई थी। देव ने एक दिन कहा, अर्जुन, अब तुझे अपनी कहानी सबको सुनानी चाहिए। अर्जुन हंस पड़ा, अब भी नहीं, जब पूरी लिख लूंगा। तब देव ने उसे गले लगा लिया। तेरी कहानी अभी चल रही है बेटा, और जितनी सच्ची है उतनी ही जरूरी भी। अर्जुन को एहसास हुआ कि जिंदगी का मतलब बस खुद को बचाना नहीं होता, बल्कि किसी और की डूबती नाव को भी सहारा देना होता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे माँ ने जन्म दिया था, लेकिन जीना मुझे इन अनजानों ने सिखाया है, जिनसे कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने रिश्ता बना लिया, और अब मैं वो रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा। जब भी किसी बच्चे की आंख में डर देखूंगा, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। उसके अपने बनकर अर्जुन अब 17 साल का हो गया था। लंबा शांत चेहरा, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह चुका। इंसान उसके साथ जो हुआ वो शायद किसी के साथ ना हो, लेकिन वो जो बन गया था वो बहुत कम लोग बन पाते हैं। अब उसकी पहचान एक ऐसे लड़के की थी जिसने जिंदगी से सीधा मुकाबला किया और दूसरों के लिए रोशनी बन गया। एनजीओ में उसकी एक पहचान बन गई थी। नए बच्चे अब अर्जुन को देखकर हिम्मत पाते थे। उसे देखकर लगता था कि दुख कोई सजा नहीं है, बस एक मोड़ है जहां से रास्ता और मजबूत बनता है। लेकिन एक चीज थी जो अब भी अधूरी थी, वो घर जहां उसकी माँ ने उसकी आंखों में सपना डाला था, जहां उसकी मासूमियत को सबसे पहले चोट पहुंची थी और फिर जहां से वो भाग आया था। कई बार अर्जुन ने उस घर को सपनों में देखा था। एक बड़ा नीला दरवाजा, टूटी हुई खिड़की और आंगन के कोने में तुलसी का गमला माँ की, वह मीठी हंसी और सौतेली माँ की वो भारी चीखें। अब वो इन यादों से नहीं डरता था। अब उसे उस दरवाजे को बंद रखने की जरूरत नहीं थी। एक सुबह उसने देव के पास जाकर कहा, मैं अब वहां जाना चाहता हूं। देव कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया।
अर्जुन के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। डर नहीं था, पर बेचैनी जरूर थी। कई सालों बाद वो वहां कदम रखने वाला था जहां उसकी मासूमियत दफन हुई थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह हर उस चीज को याद कर रहा था जो उससे छिन गई थी। माँ की आवाज, उसकी थपकी, उसका हाथ पकड़े स्कूल जाना, और फिर उस पल की याद जब सब छीन गया। जब वो अपने पुराने मोहल्ले की गली में पहुंचा तो सांस अटक सी गई। वही गलियां, वही घर, वही पेड़, लेकिन अब सब थोड़ा छोटा लग रहा था। बचपन में जो बहुत बड़ा लगता था आज उसके सामने बौना था। वो नीला दरवाजा अब भी वहीं था, थोड़ा जजर, लेकिन उसी रंग का। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने खोला। अर्जुन ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, क्या यह घर अब भी आपका है? वो औरत बोली, नहीं बेटा, हम किराएदार हैं। ये घर कई बार बिक चुका है। क्यों? तुम कौन हो? अर्जुन ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, मैं अर्जुन हूं। ये घर कभी मेरा था। यहीं मेरी माँ रहा करती थी। राजी बूढ़ी औरत थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ओह बेटा, अंदर आ जाओ। घर तो अब खाली सा ही है, पर आंगन में अब भी सुकून है। अर्जुन अंदर गया। हर दीवार, हर कोना बोल रहा था। माँ की खुशबू अब भी कहीं बसी हुई थी। आंगन में वो गमला अब सूखा पड़ा था, लेकिन उसके पास जाकर खड़े होते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। यहीं माँ तुलसी को पानी देती थीं। यहीं बैठकर वह उसे दूध पिलाती थी। यहीं से वह स्कूल के लिए निकला था और यहीं आखिरी बार माँ को जिंदा देखा था। वह घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी को छुआ और आंखें बंद कर लीं। उसने दिल से कहा, माँ देख, मैं लौट आया हूं। अब डर नहीं लगता। अब मैं अकेला नहीं हूं। अब मैं वही अर्जुन हूं जिसने खुद को फिर से बनाया है, जिसने और बच्चों को माँ की गोद जैसा सुकून दिया है, जिसने उन जख्मों को मरहम बनाया है जो कभी उसे तोड़ चुके थे। अब मैं तू बन गया हूं माँ, तेरी ममता, तेरा प्यार। अब मैं लोगों में बांट रहा हूं। मैं तुझसे दूर होकर तुझे और गहराई से समझ पाया हूं। तेरा आशीर्वाद अब मेरी आवाज बन गया है। तू कहीं नहीं गई। तू हर उस संध्या में है जो अब मैं दूसरों के चेहरे पर लाता हूं। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा, मिट्टी से भरे हाथ, भीगी आंखें, लेकिन दिल एकदम शांत। अब अर्जुन को कोई डर नहीं था, न सौतेली माँ का, न अतीत का। अब उसका घर वापस आ गया था। अब वो उस छोटे बच्चे को जो भाग गया था गले से लगा चुका था। वापस आकर अर्जुन ने एनजीओ में एक दीवार पर माँ की तस्वीर लगाई। नीचे लिखा था, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जीना सिखाती है। अब अर्जुन हफ्ते में एक बार उन बच्चों को लेकर पुराने मोहल्लों में जाता था जिनसे कोई मिलने नहीं आता था। वो सब मिलकर गली के बच्चों को कहानी सुनाते, गीत गाते, मिट्टी से कुछ बना दें। हर बार अर्जुन वो लाइन कहता जिससे उसकी पहचान बन चुकी थी, तू अकेला नहीं है। अब वो एनजीओ सिर्फ एक संस्था नहीं थी, वो एक घर था। हर बच्चा वहां माँ की गर्माहट पाता था। और अर्जुन अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो अब माँ जैसा दिल बन चुका था, जो टूट कर भी जोड़ता है, जो बिखर कर भी रोशनी देता है, और जो बीते हुए दर्द को आगे किसी के लिए रास्ता बना देता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों ने यह कहानी कहाँ से सुन रहे हो, दिल्ली, लखनऊ, आगरा यूपी या चंडीगढ़ से? जहाँ से भी आपने यह कहानी सुनी हो, अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन और हौसला मिल सके और मैं आप लोगों को इसी तरह की इमोशनल और मोटिवेशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी सुना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।